नमस्कार। हमारी आज की कहानी है माँ का विवाह। 35 वर्षीय विनोद अपनी पत्नी सरला से तलाक लेने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था। 5 साल पहले उसने सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्स सरला से प्रेम विवाह किया था। तभी से उसके अधिवक्ता पिता ने विनोद को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। साथ ही उससे पारिवारिक संबंध भी तोड़ लिया था। तब भी विनोद पितृसत्ता के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। उसने अपनी सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर बैंक कंपटीशन कंप्लीट किया और एक सरकारी बैंक में कर्मचारी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। उसके बाद सरला के साथ उसकी जिंदगी की गाड़ी दौड़ने लगी थी। नौकरी मिलने के बाद विनोद अपनी पत्नी सरला पर कम और अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। बावजूद दोनों रात में घर पर ही रहते और सुखमय दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते थे। दोनों के बीच किसी तरह का गिला शिकवा नहीं था। मजे में उनका हसीन सपना परवान चढ़ रहा था। लेकिन कब दोनों के मन में अमर्यादित शंका का बीज अंकुरित होने लगा, पता ही ना चला। सरला कुछ माह से इमरजेंसी वर्क का बहाना बनाकर नाइट ड्यूटी में ही रहती थी। वो घर नहीं लौटती थी, जिससे विनोद की रातों की नींद हराम हो गई थी। जब विनोद को इसकी सच्चाई मालूम हुई तो अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पत्नी की दगाबाजी पर वो क्या करे, उसको समझ नहीं आया। सरकारी अस्पताल में सरला की ऊपरी कमाई ज्यादा थी, बावजूद वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार होने लगी थी। नाइट ड्यूटी जाने पर उसे भला बुरा बोल देता। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि एक दिन तलाक तक की नौबत आ गई। सरला से तलाक लेने के बाद विनोद की स्थिति सांप छछंदर सी हो गई। अब वो न घर का था न घाट का। उसके प्रेम विवाह के निर्णय पर घर वाले अलग खरी खोटी सुनाते थे, तो इधर तलाकशुदा सरला भी ये कहकर ताना मारती थी कि कोई अविवाहित की कौन कहे, अब तो कोई विधवा भी घास नहीं डालेगी। अब विनोद को महिलाओं से नफरत सी हो गई थी। किसी भी युवती में उसे सरला का रंग रूप और आचरण ही दिखाई पड़ता। वो उनसे कटा कटा रहने लगा था। अपने ऑफिस में भी उनसे दूरियां बनाकर रखता। जरूरत पड़ने पर वो मात्र औपचारिकताएं ही निभाता। सरला द्वारा दिए गए आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात से वो उबर नहीं सका था। जितनी बार उबरना चाहता, सरला की परछाइयां उसका पीछा करती रहती। अड़ोस पड़ोस की सामाजिक सरोकार से भी वो बिल्कुल कट सा गया था। घर से ऑफिस जाना और वापसी के बाद अपने कमरे में बंद हो जाना, यही उसकी नियति बन गई थी। एक दिन विनोद की बुआ उससे मिलने आई और कहा, बिना बहू के तुम्हारा घर सूना लगता है बेटा। मेरी सहेली की एक बेटी है जो लाखों में एक है। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जो मांगोगे वो छप्पर फाड़ कर देगी। बोलो, पहले लड़की दिखा दूं या सहेली के घर चलेगा? मैं ऐसे ही ठीक हूं। अब मुझे शादी ब्याह के झमेले में नहीं पड़ना है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे भतीजे, बिना बीवी के ये पहाड़ से जिंदगी कैसे कटेगी? तेरा वंश आगे कैसे चलेगा? इस पर भी तो सोचो। कह दिया ना कि शादी नहीं करनी तो नहीं करनी है। सभी लड़कियां एक सी होती हैं, बिल्कुल सरला की तरह। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तेरा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे प्रस्ताव पर एक बार अवश्य विचार करना। अब चलती हूं। इतना कहकर बुआ अपने घर वापस चली गई। आज उसके पास अपना फ्लैट और बैंक बैलेंस था। तलाक के 2 साल बाद उसके व्यवहार और आचरण में काफी बदलाव आया हुआ था। समाज के लोगों की नजरों में वो ईमानदार और विश्वास पात्र व्यक्ति था। बुआ के जाने के बाद भी शादी के कई प्रस्ताव आए, इसलिए कि विनोद नौकरी पेशा व्यक्ति था, लेकिन उसने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए अपने शहर के नुक्कड़ पर पहुंचा और बस के इंतजार में खड़ा हो गया। तभी वहां एक दुर्घटना घट गई। एक तेज रफ्तार बाइक और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। लहूलुहान होकर बाइक सवार सड़क पर गिरकर छटपटाने लगा, जबकि दुर्घटना के बाद चालक ट्रक से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। कुछ लोग घायल का अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बनाने लगे। वहीं कुछ खड़े लोग घायल की छटपटाहट का तमाशा देख रहे थे। लेकिन विनोद को घायल की तड़प और छटपटाहट देखी नहीं गई। मौत के भय से उसका कलेजा कांप उठा।
अचानक उसने एक वाहन को रोका और छटपटा रहे युवक को फौरन लेकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर चला गया। बैंक बंद होने के बाद विनोद अपने घर वापस जा रहा था कि तभी उसके मन में विचार आया कि अस्पताल जाकर घायल का हालचाल पूछ ले। जब वो अस्पताल पहुंचा तो देखा कि बेड पर घायल युवक मृत पड़ा हुआ था। बगल में उसकी पत्नी और बेटी रो रो कर बेजार हुई जा रही थी। कोई उनका आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। मानवता को शर्मसार करने वाले उस दृश्य को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने पास बैठकर मृतक की पत्नी और पुत्री को धैर्य और हौसला रखने की नसीहत दी। कहा, जो होना था वो तो हो गया। दुनिया छोड़कर जाने वाले कभी लौटकर तो नहीं आते, लेकिन उसकी बातें और यादें सदा हमारे साथ रहती हैं। आप पोस्टमार्टम के बाद मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी करें। आप मुझे अपने संबंधियों का मोबाइल नंबर दें। उन्हें घटना की सूचना देकर अस्पताल में बुलाता हूँ। घटना की सूचना सबको है, लेकिन अभी तक कोई भी आया नहीं। आप हमारी मदद करें। मृतक की पत्नी ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने आंचल से पोंछा और कहा, मैं अचानक वो हकलाया, हमारी दुर्दशा आप देख रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। दीनहीन भावना से मृतक की पत्नी ने उसे व्याकुल नेत्रों से देखते हुए आग्रह किया। ठीक है। मृतक के अंतिम संस्कार के बाद 30 वर्षीय विधवा कविता से विनोद का एक अनाम रिश्ता बन गया। मृतक मनोज कविता का पति था और उसके देह से एकमात्र संतान उसकी 16 वर्षीय बेटी रुचि थी। मनोज शराब के नशे में बाइक चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हुआ था। वो अव्वल दर्जे का पियक्कड़ था, जिसके कारण उसके सगे संबंधी और मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वो सबके साथ गाली गलौज और मारपीट करता रहता था। मनोज का अव्यवहारिक आचरण उसके सामाजिक बहिष्कार का कारण था। यही वजह थी कि उसकी मौत पर भी कोई देखने तक उसे नहीं पहुंचा। मनुष्य हर वक्त अपने नियमों के बंधन में बंधकर नहीं रह सकता, वो कितना भी अभिमानी और स्वाभिमानी क्यों ना हो, लेकिन सामाजिक सरोकार के आगे नतमस्तक हो ही जाता है। अब सामने आई किसी विपत्ति से विमुख नहीं हो सकता। वहां का परिवेश और परिस्थितियां उसे अपना गुलाम बना ही लेती हैं। यही स्थिति विनोद के साथ हुई। महिलाओं से नफरत करने वाला विनोद अचानक से बदल गया था। उसके दिलो दिमाग पर कविता को देखने और उससे मिलने का एक नशा सा छा गया। उसे जब भी मौका मिलता कविता से मिलने उसके घर पर पहुंच जाता था, लेकिन कविता उससे दूर रहने की कोशिश करती। वो एक तो विधवा, दूसरी सामाजिक मर्यादा के भय से स्वाभाविक रूप से मिल नहीं पाती। कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टरका देती थी, लेकिन हर बार वो ऐसा नहीं कर पाती। कभी कभी बाजार से लौटते समय विनोद से भेंट हो जाती तो दोनों किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पी लेते और एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते। औपचारिक मुलाकातों का सिलसिला दोनों के बीच लगभग 2 सालों तक चला। उसके बाद दोनों एक अच्छे मित्र बन गए। अब वे अपने सुख दुख को आपस में साझा करते और हर समस्या का हल अपनी सूझबूझ से निकालते थे। एक बार विनोद के दिल से आवाज निकली, कविता ही तुम्हारी जीवन संगिनी बन सकती है, वो तो तुमसे प्यार भी करती है। कविता तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी सरला से लाख दर्जा नेक दिल और भद्र महिला है। विनोद फिर से सोचने लग जाता है, कहीं कविता तुम्हारी पत्नी सरला की तरह अव्यवहारिक और छिछोरी निकली तो जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। स्वर्ग की तलाश में कहीं नर्क में ना फंस जाऊं। वहीं दूसरे ही पल उसके दिल ने कहा, नहीं नहीं, कविता ऐसा नहीं कर सकती। उसे वो 1 से 2 सालों से जानता है, जब उसके पति मनोज की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। कविता के विचार और व्यवहार में कोई खोट नहीं है। वो हमेशा सरला की तुलना में गंभीर और शालीन लगती है। विनोद फिर सोचने लगा, अभी तक जवान कविता की शादी नहीं करने की वजह उसकी बेटी रुचि हो सकती है। शायद वो उसकी शादी के बाद ही अपने बारे में कुछ सोचे। जब रुचि अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी मां सोफे पर बैठे बैंक वाले विनोद अंकल से
हंस हंस कर बातें कर रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर एक तस्करी में कुछ नमकीन और बगल में चाय के 2 कप रखे हुए थे। चाय पीने के बाद थोड़ी सी चाय बची हुई थी। यह सब देखकर पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हालांकि रुचि को अपने कमरे में जाते हुए देखकर उसकी माँ कविता और विनोद पर कोई असर नहीं पड़ा। वे पहले की भांति अपनी बातें जारी रखे हुए थे। रुचि को अपने घर में विनोद अंकल का आना और उसकी माँ से बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको लगता था कि उसकी माँ अंकल के प्यार के झांसे में आकर उससे दूर होती जा रही हैं। वो दिन रात अपने आप में खोई रहती। उसे लगता कि माँ को ये भी भान नहीं कि घर में एक जवान बेटी शादी योग्य है। रुचि अपने कमरे में खड़ी खड़ी इन्हीं बातों में तल्लीन थी कि तभी वहां उसकी माँ आ गई और तल्ख आवाज में बेटी को नसीहत देने लगी। ये क्या बदतमीजी है, घर आए मेहमान से हाय हेलो भी नहीं। जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तेरी अकल घास चरने लगी है। आगे तू क्या करेगी मुझे नहीं पता। कौन सा मेहमान जो रोज तुमसे मिलने आता है? ऐसे लोग मुझे नहीं भाते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जो औरतों और लड़कियों को घूरते रहते हैं। रुचि ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया। तू मर्यादा की हदें पार कर रही है। 2 पैसे कमाने क्या लगी है, मेरे सिर चढ़कर बोलने लगी है। वो दिन भूल गई जब एक्सीडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी और आगे पीछे देखने वाला कोई भी नहीं था। अपने पराये सभी दरकिनार हो गए थे। उस विषम परिस्थितियों में विनोद बाबू ने हमारी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक मदद की थी, वरना हमारा अस्तित्व भी मिट गया होता। और तू ऐसे व्यक्ति पर चरित्रहीनता का लांछन लगा रही है। इतना बोलते बोलते कविता की आंखें भर आई और वो रोने लगी। इस एहसान के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। आज के युग में कोई ऐसा है ही नहीं किसी की मदद करे। आस पड़ोस में कितनी इज्जत है, अपने किसी शुभ चिंतक से पूछ लो। रुचि गुस्से में बोली। अरे बेरहम लड़की, मुझ पर थोड़ा सा रहम तो कर। कोई और बोले या ना बोले, लेकिन तू मुझे नंगा करने पर तुली हुई है। तुम मुझे चुड़ैल कहो चाहे भूतरी, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा करना चाहती हूँ। अगर लोगों की जुबान बंद करना चाहती हो तो विनोद अंकल से शादी कर लो। वो भी तो तलाकशुदा है। अभी तुम्हारी उम्र 34 से 35 के आसपास होगी। ये उम्र विधवा की जिंदगी जीने के लिए नहीं होती। तुम दोनों की शादी से मुझे काफी खुशी होगी। इतना कहने के बाद रुचि अपने कमरे से बाहर निकल गई। रुचि का जवाब सुनकर कविता की बोलती बंद हो गई। वो कमरे से बाहर निकलती रुचि को आश्चर्य से देखती रह गई। थोड़ी देर पहले माँ बेटी के बीच जो विषम स्थिति बनी हुई थी वो बदलकर कुछ हद तक सकारात्मक हो गई थी। कविता सोचने लगी, घर में जवान बेटी के रहते वो विनोद बाबू से कैसे विवाह कर सकती है। अगर शादी हुई भी तो जग हंसाई के सिवा उसके हाथ में क्या आएगा। वो कोई अच्छा लड़का देखकर पहले रुचि की शादी कर देगी, उसके बाद अपने बारे में सोचेगी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तखत दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े एक युवक को देखकर दंग रह गई। युवक का सौम्य चेहरा और व्यक्तित्व काफी आकर्षक था। मैं रुचि की माँ से मिलने आया हूँ, उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ही हूँ उसकी माँ, आप कौन हैं? मैं आलोक, रुचि के साथ काम करता हूँ। बैठने को नहीं बोलेंगी क्या आंटी? तुम ही आलोक हो, अंदर आओ बेटा। रुचि अक्सर तुम्हारी चर्चा करती है। खुशी के साथ कविता उसे अंदर ले आई और आलोक को ड्राइंग रूम में बिठाया। फिर उससे बोली, बैठो बेटा, चाय बनाकर लाती हूँ। आप बैठिए ना, रुचि चाय बनाकर लाएगी। नहीं बेटा, वो घर में नहीं है, शायद बाजार गई होगी। शायद क्यों, बताकर नहीं गई क्या? ये तो गलत बात है। फोन करके देखो ना बेटा, वो कहाँ है? ठीक है, उससे बात करता हूँ। आलोक ने रुचि को फोन किया और बोला, जल्दी से घर पहुंचो। तुम्हें देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आया हूं। इंतजार करो, बस घर पहुंचने वाली हूं। जवाब देकर
उसने फोन काट दिया। कविता थोड़ी देर बाद चाय लेकर लौटी और टेबल पर रखकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। चलो अब चाय पी लो बेटा, और बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कविता ने उत्सुकतावश पूछा। चाय की चुस्कियां लेते हुए आलोक ने कहा, मेरा परिवार छोटा है। 3 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी बड़ी बहन रमा और उनसे छोटी बहन वंदना शादीशुदा हैं, जो अपने अपने ससुराल रहती हैं। मेरी माँ शारदा देवी गृहिणी है, जबकि मेरे पिता स्कूल में शिक्षक हैं। तभी रुचि घर लौटी। उसके साथ विनोद, आलोक के माता पिता और दोनों बहनें भी थीं। कविता एक साथ अपने घर में इतने सारे मेहमानों को देखकर खुशी से झूम उठी। उसने सभी का अभिवादन किया। तभी कुछ लोग फल, मिठाइयाँ, कपड़े, जेवरात आदि के पैकेट्स अंदर रखकर गए। ये सब देखकर कविता असमंजस में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तभी विनोद बोल पड़े, आज रुचि और आलोक की रिंग सेरेमनी है। सहसा आलोक की माँ शारदा देवी ने रुचि को अपने गले से लगा लिया और अपने साथ लाए कपड़े देती हुई बोली, रुचि बेटी जल्दी से तैयार होकर आओ, रिंग सेरेमनी का वक्त हो गया है। हाँ हाँ जल्दी आओ बेटी, आलोक के पिता ने भी आग्रह किया। रुचि कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो आकर्षक ड्रेस में बाहर निकली तो सभी उसे एकटक निहारते रह गए। तभी आलोक आगे आया और रिंग बॉक्स खोलकर अंगूठी निकाली और रुचि को पहनाना चाहा। ठहरो आलोक, अभी हमारी रिंग सेरेमनी नहीं हो सकती। रुचि 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, अरे बेटा, अचानक तुम्हें क्या हो आया? ये तो घर आए मेहमानों का अपमान है। कविता ने नाराजगी जताते हुए रुचि से कहा, हाँ बेटी, रस्म अदायगी पूरी करो। हम बड़े अरमान लेकर तेरे पास आए थे। आखिर आलोक में क्या कमी है? शारदा देवी ने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी। कोई परेशानी हो तो बताओ रुचि, हम उसका समाधान निकालेंगे। निसंकोच बोलो। इस बार आलोक ने रुचि का हौसला बढ़ाया और कहा, रुचि दिल में छिपे गुबार को बाहर निकालो, दबाने से मर्ज पड़ता है। मुझे लगता है कि तुम विनोद अंकल और अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हो। हाँ, तुम ठीक समझे आलोक, पहले माँ और अंकल की शादी कराना चाहती हूँ। पहले इन दोनों की रिंग सेरेमनी हो जाए, उसके बाद हम दोनों की होगी। बहुत सुंदर फैसला, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खुशी का इजहार करते हुए आलोक की माँ और पिता ने पास आकर रुचि की पीठ थपथपाई। साथ ही शारदा देवी ने अपनी ममता लुटाती हुई सिर झुकाकर खड़ी कविता को बाहों में भर लिया और सोनी मांग को चूम कर बोली, आलोक बेटा, आंटी को अंगूठी दो और विनोद बाबू अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। लेकिन 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 कुछ नहीं, शुभ कार्य में विलंब कैसा? कविता बहन, अंगूठी पहनाओ। कविता ने विनोद की उंगली में जैसे ही अंगूठी पहनाई, सभी लोगों ने तालियां बजाई और फूलों की वर्षा की। रुचि की शादी के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी बहन, इसीलिए विनोद बाबू से शादी कर सुखमय जीवन का आनंद उठाओ। हमारी शुभकामनाएं और बधाइयां स्वीकार करो। हर्ष व्यक्त करते हुए शारदा देवी ने कहा। इधर रिंग सेरेमनी के बाद आलोक ने अपने सास और ससुर का आशीर्वाद लिया। वहीं जब रुचि ने झुककर अपने माता और पिता का आशीर्वाद लिया तो कविता ने गीली आंखों से उसे देखा और अपने गले से लगा लिया। बेटी की जिंदादिली पर उसका रोम रोम प्रफुल्लित था। उसके दिल ने कहा, बेटी हो तो ऐसी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।